हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस को करवाने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, किसी प्रकार का सवालात हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना या फिर इंस्टा पर मैसेज करना, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करता हूँ। आप सबको पता ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है कि डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इन्वॉल्व्स। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इन्वॉल्व है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी में? रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ, ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है? तो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी यानी जिसके पास ऑथोरिटी आ जाती है, जिसके पास पावर आ जाती है। तो जब पावर आती है किसी के पास तो उसके पास क्या क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसको ऑथोरिटी उसको बढ़ जाती है और उसको अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। यानी कोई भी जिसके पास पावर आ जाएगा तो उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, वो उसको अपने ऑथोरिटी को संभालना पड़ेगा और वो लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ होंगे तो वो एक सही तरह का एक लीडर होगा, एक सही तरह का ऑथोरिटी संभालने वाला होगा। ठीक है। देन क्या है कि अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच वन ऑफ द फ्लोइंग नीड्स इज द हाईएस्ट इन द हायरार्की। तो मैस्लो का जो नीड थ्योरी था, जो मोटिवेशन ऑफ नीड थ्योरी था, उसमें वो जो पिरामिड था, उस पिरामिड में जो टॉप मोस्ट में हाईएस्ट जो हायरार्की है, जो हाईएस्ट लेवल पर था, वो क्या है? तो मैंने कल ही बताया था। तो ये क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप पर है और बॉटम पर क्या है? फिजियोलॉजिकल है। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये पिरामिड मैस्लो का नीड थ्योरी का, मोटिवेशन थ्योरी ऑफ नीड थ्योरी, कुछ भी बोल सकते हो आप। और इसमें सबसे टॉप पर क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देन क्या है कि हु डिराइव द प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरियनशिप फ्रॉम कोर लिबरल डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। कह कि एक प्रिंसिपल किसका दिया हुआ है? हु डिराइव दिस प्रिंसिपल लाइब्रेरियनशिप फ्रॉम कोर लिबरल डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यू। तो ये कौन है? ये है हमारे माइकल गॉर्मन। माइकल गॉर्मन ने ये बात है, ये जो प्रिंसिपल है वो डिराइव की थी कोर लिबरल डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। नेक्स्ट है कि द प्रिंसिपल ऑफ द वाइटल फ्यू एंड द ट्राइबल मेनी इज प्रोपोनेंटेड बाय। ये जो प्रिंसिपल है द वाइटल फ्यू एंड द ट्राइबल मेनी, ये किसने दिया है? पीटर ड्रकर, जोसेफ एम जुरैन, माइकल मैकोबाय एंड फिलिप क्रॉसबाय। तो ये जो प्रिंसिपल है द वाइटल फ्यू एंड द ट्राइबल मेनी, द वाइटल फ्यू एंड द ट्राइबल मेनी इज प्रोपोनेंटेड बाय जोसेफ एम जुरैन। ये जो प्रिंसिपल है द वाइटल फ्यू एंड द ट्राइबल मेनी, इसको पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। पैरेटो प्रिंसिपल या इसे 80/20 प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो आप ये तीनों चीज याद रखना, द वाइटल फ्यू एंड द ट्राइबल मेनी, 80/20 प्रिंसिपल या पैरेटो प्रिंसिपल, जो कि जोसेफ एम जुरैन के द्वारा दिया गया है। ओके। देन है क्या? हु अमंग द फ्लोइंग डिफाइन मैनेजमेंट द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। किसने मैनेजमेंट को डिफाइन किया कि ये द आर्ट ऑफ नोइंग है व्हाट यू वांट टू डू, क्या आप करना चाहते हो, इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। यानी आप सस्ते में, सबसे अच्छे वे में किसी से कोई काम करवा लेना चाहते हो। ये आपके में अंदर ये कला है, आर्ट है, ये आर्ट आपको पता है, जानते हो, तो इसको तो इससे ही मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है। तो ये एक बात किसने बोली है, किसने ये डिफाइन किया है? F.W. टेलर है, हेनरी फेयोल है, L.M. प्रसाद है, पीटर एफ ड्रकर है। तो ये है फ्रेडरिक W. टेलर। F.W. टेलर ने ही बोला है, डिफाइन किया मैनेजमेंट को कि ये एक आर्ट है, knowing what you want to do in the best and the cheapest way. Then next question है कि who defined management? फिर से है, मैनेजमेंट को किसने डिफाइन किया है? क्या कि the art of securing maximum results with minimum efforts so as to secure maximum prosperity and happiness for both employer and employee and give the public the best possible service. तो ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दिया गया है कि एक आर्ट है सिक्योर मैक्सिमम रिजल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स को सिक्योर किया जा सकता है मिनिमम एफर्ट के साथ,
कम इफर्ट लगाएं और ज़्यादा रिजल्ट मिले, और इससे क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, इससे हैप्पीनेस बढ़ेगा, ना केवल जो काम कराने वाले हैं उनका, जो काम करने वाले उनका भी, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी। और इस सब से फ़ायदा किसको होगा, तो पब्लिक को होगा, क्योंकि उनको एक बेहतर सर्विस मिलेगी। तो ये डेफिनेशन मैनेजमेंट का किसने दिया है, तो यह हेनरी फ्योल है, एल एम प्रसाद है, जी एडवर्ड्स इवांस है, या जॉन एफ मी है। तो ये है जॉन एफ मी ने कहा है, द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट्स सो एज टू सिक्योर मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड गिव द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज। नेक्स्ट है द एक्रोनिम पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प जो एक्रोनिम है, जो कि पता ही है आपको, लूथर गुलिक एंड उडविक ने दिया है, लिंडल उडविक ने दिया है। ये कब दिया है, तो 1937, 1939, 1941 या 1944। तो ये 1937 में दिया है पोस्ट कॉर्प, लूथर गुलिक और उडविक के द्वारा। तो सबसे पहले, इनसे पहले हेनरी फ्योल ने दिया था। हेनरी फ्योल जो कि फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थे, इन्होंने सबसे पहले दिया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन, ये 4 दिया था उन्होंने, ठीक, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये 4 उन्होंने दिया था पहली बार हेनरी फ्योल ने, जो कि फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हैं। बाद में लूथर गुलिक और लिंडल उडविक ने इसे एलिब्रेट करके इसको और आगे बढ़ाया, जिसे पोस्ट कॉर्प कहा गया, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टरिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड द बजटिंग, जो कि 1937 में पब्लिश किया गया एक पेपर में, जिसका नाम था नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लूथर गुलिक और लिंडल उडविक के द्वारा 1937 में पब्लिश किया गया, और जिसमें उन्होंने सबसे पहली बार जो हेनरी फ्योल का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल था, उसको आगे बढ़ाकर पोस्ट कॉर्प के नाम से पब्लिश किया। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है कि इन स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है, स्वॉट क्या होता है, तो स्वॉट क्या होता है, तो ये होता है एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो स्वॉट है क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये जो स्वॉट एनालिसिस है क्या, एक प्लानिंग है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, एक टेक्निक है जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, ताकि फाइंड किया जाए, उस आइडेंटिफाई किया जाए अपने इंटरनल स्ट्रेंथ्स को, अपने इंटरनल वीकनेस को, और साथ ही साथ में अपने एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ को एंड थ्रेट्स को। क्या क्या बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या क्या बाहर से थ्रेट्स आ रही है, उन सारे को आइडेंटिफाई करना स्वॉट एनालिसिस टेक्निक का काम है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ को जान सकते हैं, अपने वीकनेसेस को जान सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटर्नली आ रही हैं, क्या क्या एक्सटर्नली थ्रेट्स आ रही है, उन सबको पहचान करके हम भी अपने लाइफ में एक अच्छी मुकाम बना सकते हैं, अपने लाइफ को सक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, सो ये है स्वॉट एनालिसिस। नेक्स्ट है टाइम एंड मोशन स्टडी, इनिशिएटेड बाय, टाइम एंड मोशन स्टडी है, और इसको कब किसने दिया है, एडवर्ड इवांस ने, फ्रैंक एंड लिलियन गिलवर्थ, हैरिंगटन इमर्सन या जी मैकग्रेगर। तो ये जो टाइम एंड मोशन स्टडी है, ये दिया है फ्रैंक एंड लिलियन गिलवर्थ। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, फ्रैंक एंड लिलियन गिलवर्थ। तो ये जो फ्रैंक गिलवर्थ एंड हिज वाइफ लिलियन गिलवर्थ वर एसोसिएटेड विद द टाइम एंड मोशन स्टडी। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने, फ्रैंक गिलवर्थ और लिलियन गिलवर्थ ने, ये टाइम एंड मोशन स्टडी दिया। लेकिन हालांकि क्या हुआ, द टाइम स्टडी, जो कि टाइम स्टडी है, वो डेवलप किया गया था F.W. टेलर के द्वारा किया गया था, और मोशन स्टडी ये डेवलप किया गया था फ्रैंक एंड लिलियन गिलवर्थ के द्वारा। ठीक है, और ये यानी हो गया कि टाइम स्टडी है, वो सिर्फ टाइम स्टडी की बात की जाए तो वो फ्रेडरिक F.W. टेलर के बारे ने दिया था, और जबकि मोशन स्टडी के बारे में बात किया जाए तो फ्रैंक एंड लिलियन गिलवर्थ, या टाइम एंड मोशन स्टडी की बात की जाए तो फ्रैंक एंड लिलियन गिलवर्थ। नेक्स्ट है टाइम एंड मोशन स्टडी कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अब बताया जाए कि कौन से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से ये थ्योरी होगा। क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिलेशन है, सोशल सिस्टम स्कूल्स हैं। तो मैंने आपको ये सारे जितने भी अलग अलग मैनेजमेंट के स्कूल के हैं जो फॉलो करते हैं उनके बारे में बता चुका है।
पिछले वीडियो में मैंने बताया। और आज अभी क्या है, ये टाइम एंड मोशन स्टडी है। तो ये किससे है, तो ये है आपका साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से। तो टाइम एंड मोशन स्टडी है जो कि पीस रेट incentives are to measure managerial practice developed by scientific management theorists and widely used even today। ठीक है, तो दो है, एक स्टडी, एक टाइम एंड मोशन स्टडी है और एक है पीस रेट इंसेंटिव्स। टाइम एंड मोशन स्टडी एंड पीस रेट इंसेंटिव्स है, ये दोनों साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में आते हैं। और एफ.डब्ल्यू. टेलर, उसके साथ साथ हेनरी एल गांट, फिर है फ्रैंक गिलवर्थ एंड हैरिंगटन इमर्सन, ये जो हैं ये सारे साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल के रिलेशन में रखते हैं। ठीक है, तो फिर टू डेवलप द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। आपको याद रखना है एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी एल गांट, फ्रैंक गिलवर्थ, हैरिंगटन इमर्सन, ये सब क्या है, किससे रिलेटेड है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISO 9000 सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू। जो ISO का 9000 सीरीज है ये किससे रिलेटेड है, तो ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट या लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो ये है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से है स्टैंडर्ड, ISO का स्टैंडर्ड 9000। ये जो ISO 9000 है इज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस डेवलप टू द हेल्प कंपनीज इफेक्टिवली documents the quality system elements to be implemented to maintain an efficient quality system। तो बेसिकली आपको याद रखना ISO 9000 क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी मैनेजमेंट से है। और आपने बहुत बार ये देखा ही होगा ISO 9000 का मार्क आपके प्रेशर कुकर में, आपके बहुत सारे ऐसे मशीन है जहाँ पर चीज़ें जहाँ पर इसका मार्क किया जाता है ISO 9000, जहाँ क्वालिटी को बताना हो, क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस को बताना हो। नेक्स्ट है द 4Cs मार्केटिंग मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय। जो 4C का मार्केटिंग मॉडल है 4C, और ये किसने दिया है, फिलिप कोटलार, रॉबर्ट एफ लॉटरबॉर्न, रॉबर्ट एफ डिसूजा, इंटरनेशनल मार्केटिंग एसोसिएशन। तो ये है रॉबर्ट एफ लॉटरबॉर्न, इन्होंने दिया था 4Cs ऑफ मार्केटिंग मॉडल। तो जो 4Cs मार्केटिंग मॉडल है इसको डेवलप किया गया था 1990 में किया गया, रॉबर्ट एफ लॉटरबॉर्न 4Cs दिया गया था। उन्होंने 4 क्रूशियल फैक्टर डिटरमाइन किए थे, वेदर और नॉट द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड इज सक्सेसफुल, जहां पर इससे पता चल सकता है कि कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं, कोई ब्रांड सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो उन्होंने 4 चीज़ बताए थे 4C में, कस्टमर, वैल्यू, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। ये 4C हो गया। कस्टमर फर्स्ट C हो गया कस्टमर वैल्यू, सेकंड C हो गया कॉस्ट, थर्ड हो गया कन्वीनियंस एंड फोर्थ हो गया कम्युनिकेशन। यानी कस्टमर की वैल्यू देखनी है, उसकी कॉस्ट देखनी है, फिर उसके कन्वीनियंट देखनी है, फिर उससे कम्युनिकेशन करनी है। तो ये 4 चीज़ 4C में आएगा। द डिफरेंस बिटवीन द 4P, एक 4P भी होता है, ठीक है, और एक 4C है। तो एक 4P ऑफ मार्केटिंग होता है, एक 4C ऑफ मार्केटिंग होता है। तो जो 4C ऑफ मार्केटिंग मॉडल है वो क्या है, कंज्यूमर पे बेस्ड है, यानी कंज्यूमर कस्टमर पर बेस्ड है। और ये जो 4P मॉडल है वो क्या है, वो प्रोड्यूसर पर बेस्ड है। ठीक है, सो क्या होगा, 4C मार्केटिंग मॉडल इज दैट 4P मॉडल मोर प्रोड्यूसर ओरिएंटेड, यानी सेलर, यानी जो बेच रहे हैं उससे रिलेशन रखता है 4P। और जो 4C है वो क्या है, जो खरीदने वाले बायर है, कंज्यूमर, उससे रिलेशन रखता है। तो 4P में क्या होता है, तो 4P में सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का फिर प्राइस होता है, प्राइस के बाद फिर प्लेस होता है, फिर उसका प्रमोशन होता है। तो ये 4 चीज़ क्या होता है 4P में आते हैं। फिर से प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और 4C में हो गया कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। ओके, सो ये है 4C एंड 4P। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एक्विजिशन ऑफ 6000 बुक्स इन ए लाइब्रेरी इन ए ईयर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन इन हिज स्टाफ फार्मूला हैज रिकमेंडेड। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने एक स्टाफ फार्मूला दिया था। उस स्टाफ फार्मूला में उन्होंने बताया था एक्विजिशन के लिए, एक्विजिशन ऑफ बुक में अगर 6000 बुक्स हो, एक्विजिशन किया जाए, बुक्स को लाइब्रेरी में लाया जाए, तो कितने स्टाफ्स की जरूरत पड़ेगी। तो 2 प्रोफेशनल, 3 प्रोफेशनल स्टाफ, 4 प्रोफेशनल स्टाफ या 1 प्रोफेशनल स्टाफ। तो उन्होंने बताया था कि 6000 बुक के लिए 1 प्रोफेशनल स्टाफ काफ़ी है।
तो क्या हुआ कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने अपॉइंट किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 1957 में एक डेवलप यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और कॉलेज लाइब्रेरी के ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए इनको एक कमेटी में अपॉइंट किया गया था और उन्होंने कुछ बातें बताई थी। तो पहली बातें थी एक्विजिशन सेक्शन में उन्होंने बताया था कि 1% होना चाहिए हर 6000 वॉल्यूम एड इन। अगर एक साल में 6000 वॉल्यूम अगर ऐड होती है तो उसमें 1% की रिक्वायरमेंट है एक्विजिशन सेक्शन में। पीरियोडिकल पब्लिकेशन सेक्शन में क्या है 1% फॉर एवरी 500 करेंट पीरियोडिकल टेकन। 500 जो पीरियोडिकल्स अगर लिए जाते हैं तो उसमें 1% का रिक्वायरमेंट है। इसको बाद में बदल दिया गया। आगे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इसे सजेस्ट किया कि इसमें कुछ चेंजेस किए और उन्होंने बताया कि 1% 1500 पीरियोडिकल सब्सक्राइब, यानी 1500 अगर पीरियोडिकल सब्सक्राइब किए होते हैं, 1500 पीरियोडिकल अगर आते हैं लाइब्रेरी में तो उसमें 1% काफ़ी है। फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में 1% होना चाहिए हर एक 1000 एंट्रीज प्रिपेयर इन। एक साल में अगर 1000 एंट्री प्रिपेयर होता है तो उसमें 1% की जो रिक्वायरमेंट होगी। फिर टेक्निकल सेक्शन में 1% की रिक्वायरमेंट होगी फॉर एवरी 2000 वॉल्यूम एडेड इन। अगर 2000 वॉल्यूम ऐड होती है एक साल में तो उसमें 1% की रिक्वायरमेंट है। कहाँ? टेक्निकल सेक्शन में। देन है मेंटेनेंस सेक्शन। मेंटेनेंस सेक्शन में उन्होंने बताया कि 1% होना चाहिए फॉर एवरी 6000 वॉल्यूम इन अ ईयर। एक साल में जो 6000 वॉल्यूम आ रहे हैं उसमें 1% होना चाहिए। फिर 1% होना चाहिए फॉर एवरी 500 वॉल्यूम टू बी रिप्लेस। अगर 500 वॉल्यूम रिप्लेस की जाती है तो उसमें 1% चाहिए। एंड 1% फॉर एवरी 1 लाख वॉल्यूम इन द लाइब्रेरी। और हर एक 1% होना चाहिए 1 लाख वॉल्यूम लाइब्रेरी में होने पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर बाद में इन्होंने कुछ सजेशन करके चेंज किया था कि 1% होना चाहिए 1500 वॉल्यूम के लिए और एक साल के लिए। एंड 1% फॉर 50,000 वॉल्यूम इन द लाइब्रेरी। जो 1 लाख था वो 50,000 हो गया और जो 500 था वो 1500 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट है रेफरेंस सेक्शन है। रेफरेंस सेक्शन में 1% फॉर एवरी 50 रीडर्स। अगर 50 रीडर है तो उसमें 1% होना चाहिए रेफरेंस सेक्शन में। और सर्कुलेशन सेक्शन में होना चाहिए 1% होना चाहिए 1500 आवर। अगर 1500 आवर काम करता है चलता है तो अगर, और साथ ही में 1 गेट ऑफ द लाइब्रेरी हैज़ टू कीप टू ओपन इन। और एक साल में अगर एक ही लाइब्रेरी का गेट खुला होता है उसमें से 1500 घंटे काम किए जाते हैं सर्कुलेशन सेक्शन में तो एक आदमी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके दोस्तों, तो थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको कोई परेशानी होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके या मैसेज करके इंस्टा पर बताना। ठीक है, तो चलिए।